किसान भाई बहन मन के झुमकी बहन बटले जमा जमा जोहाय। और साथ साथ गंदरू भाई की तरफ से किसान भाइयों को जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों के लिए लागू है अनुदानित कृषि यंत्र वितरण योजना। पशुपालन मंत्री ने किया राज्य संचालित डेयरी का निरीक्षण। गंधी बग कीट के रोकथाम के लिए क्विनॉल फॉस पाउडर दवा का उपयोग करें। और अब समाचार विस्तार से। किसानों को उनकी भूमि और जरूरत के आधार पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कृषि यंत्र वितरण योजना लागू है। इस योजना से लाभ लेने के लिए किसान विभाग में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाई खास के जो भी यंत्र सब्सिडाइज रेट पे जो उपलब्ध हैं भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जो है, उसके लिए पहले तो वो एडवर्टीजमेंट करते हैं पेपर में, और पेपर में एडवर्टीजमेंट के बाद जो है उन्हें आवेदन पत्र जो है देना पड़ता है। खास के भूमि संरक्षण विभाग जो है वहाँ देना पड़ता है, और उसके लिए वो क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। खास के किस तरह के यंत्र की आवश्यकता है उसी के हिसाब से क्राइटेरिया होता है। अगर उन्हें ट्रैक्टर की ज़रूरत है तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि कम से कम 5 हेक्टेयर ज़मीन उनके पास होनी चाहिए। अगर उसे छोटे छोटे यंत्र की आवश्यकता है उसके लिए विशेष क्राइटेरिया की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके पास कुछ भी ज़मीन है तब भी वो यंत्र खरीद सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया जो है वो फिक्स करते हैं कि किस तरह के यंत्र की उनको आवश्यकता होती है। उसी के आधार पे वो जो है अप्लाई करेंगे और उन्हें वो उपलब्ध होगा। बीते दिनों पशुपालन मंत्री मन्नान मल्लिक ने ओरमांझी स्थित गंगूटोली गांव में राज्य सरकार द्वारा संचालित मेधा डेयरी का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में पशुपालन और डेयरी के विकास के लिए योजना बनाकर काम करें, पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान पशुपालन मंत्री के साथ डेयरी के निदेशक आलोक कुमार पांडे, गव्य विकास के मुकुल सिंह, रंजीत कुमार, रविंद्र सिन्हा और परमेश्वर साहू भी उपस्थित थे। इस समय धान फसल में लगने वाले गंधी बग कीट के रोकथाम के लिए पाउडर कीटनाशी क्विनॉल फॉस 1.5% 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करें। धान के खेत से खटमल जैसा गंध निकलने लगे तो समझ जाएं कि फसल में गंधी बग नामक कीटों का आक्रमण हो चुका है। इस कीट के रोकथाम के लिए हमारे विशेषज्ञ की सलाह है। अगर किसान भाइयों को गंधी बग का प्रकोप अपने खेत में दिखाई दे तो उन्हें सर्वप्रथम गंध से ही पता चल जाना चाहिए। खटमल की तरह का गंध आता है जिससे दूर से ही पता चल जाता है कि गंधी बग का प्रकोप हुआ है। तो इसके लिए किसान भाई क्विनॉल फॉस 1.5% धूल का प्रयोग 10 केजी प्रति एकड़ की दर से करें। अपने खेतों में इसका प्रयोग करें। जो किसान तिलहनी फसल सूर्यमुखी की खेती करना चाहते हैं वो उन्नत प्रभेद मॉडर्न CO4 या DRSF 108 लगाकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यमुखी की उन्नत किस्मों में मॉडर्न 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती है और उपज 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। CO4 85 से 90 दिनों में परिपक्व हो जाती है और इसकी उपज क्षमता 10 से 12 क्विंटल है, जबकि DRSF 108 95 से 100 दिन में तैयार होती है और इसकी उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कल्टीवेटर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान खेतों की तैयारी और खड़ी फसल की निकाई गुड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान
31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपये से 2100 रुपये, चावल मध्यम 2200 रुपये से 2600 रुपये, चावल उत्तम 2700 रुपये से 5200 रुपये, गेहूं 1450 रुपये से 2200 रुपये, चना 3700 रुपये से 4200 रुपये, दाल अरहर 5450 रुपये से 6400 रुपये, दाल मसूर 4550 रुपये से 5250 रुपये, दाल चना 4650 रुपये से 5400 रुपये, सरसों तेल 8400 रुपये से 9400 रुपये, चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये, आलू 900 रुपये से 1200 रुपये और प्याज 3700 रुपये से 4400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। अब वक्त हो चला है किसान भाइयों एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाई, ख्याल तो नेक है। हम जरा किसान भाइयों से मिल लें। किसान भाइयों, कैसा हाल चाल है ये पहले बताइए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। और अभी तो खेतीबाड़ी का दिन भी है, खरीफ का मौसम है। आप खेतीबाड़ी के साथ साथ आप पशुपालन भी करते हैं, क्यों झुमकी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और कहते हैं कि खेतीबाड़ी के साथ पशुपालन का बड़ा ही अनुनाश्रय संबंध है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ख्याल भी रखना पड़ता है सभी चीजों का, जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है ना? हमें लगता है कि कुछ ऐसी ही जानकारी आप देने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सोचिए तो क्या जानकारी होगी? जानकारी कुछ पशुपालन से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। अजी वो तो मुझे भी पता है। पशु का नाम बताइए। गाय और सुअर। यस सही कहा आपने। तो आइए जानकारी लेते हैं हम सुकर एवं गाय के खान पान के बारे में और उसके पोषण के बारे में, बिल्कुल, उसके प्रबंधन के बारे में। जी हाँ, जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ RN मिश्रा जी। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र दारीसाई पूर्वी सिंहभूम आई है, जहां आज हम बात करेंगे सूकर एवं गाय के लिए चारा प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर RM मिश्रा। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गाय के लिए जो चारे की व्यवस्था करनी होती है, इसके लिए किसान भाई किस प्रकार चारे का व्यवस्था करेंगे? जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गौ पालन एक प्रमुख पशुपालन के रूप में
हमारे कालांतर से चलते आ रहा है और अभी जो दूध उत्पादन की जो तकनीकें हैं इसमें हम लोग अधिकतर ग्रामीण इलाकों में भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है दूध उत्पादन के लिए। और इसमें कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा संकर गाय किसान के यहाँ पाले जा रहे हैं। चूँकि संकर गाय जो होती हैं उसमें दूध उत्पादन की क्षमता काफ़ी होती है, लेकिन उस क्षमता को धरातल पे लाने के लिए उसका पोषण व्यवस्था एक प्रमुख कारक होता है। अधिकतर देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान संकर गायों का खाद्य प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से उनको दूध का उत्पादन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मैं चाहूँगा कि किसान अपने अच्छे उत्पादक गायों को तरीकाबद्ध खिलाएं, चारा का प्रबंधन करें ताकि अधिक से अधिक दूध उत्पादन कर सकें। तो चारा प्रबंधन में दूध उत्पादक गायों के लिए या भैंसों के लिए दो मुख्य हैं, एक सूखा चारा, एक हरा चारा और एक होता है अव्यय दाना। सूखा चारा, हरा चारा और दाना, ये दोनों का जो अनुपात होना चाहिए 2/3 चारा और 1/3 दाना। 2/3 चारे में अगर हरे चारा की प्रचुरता हो किसान के पास या वो अपने खेत में हरा चारा उगाते हों तो ऐसे स्थिति में उनका जो लागत है दूध उत्पादन में काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में दाना में खर्च उनका काफ़ी कम कर सकते हैं। अब चारे में हरा चारा जो है, हरा चारा में 2 प्रकार के चारे उनके पास हैं। एक हो गया दलहनी चारा और एक हो गया अदलहनी चारा। अदलहनी चारा में उसमें ऊर्जा अधिक पाई जाती है और दलहनी चारा में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। दलहनी चारा, अदलहनी चारा और दाना, ये जो तीनों का जो मेल है इसको ढंग से करना है। पशु का शरीर भार देखना है, उसका उत्पादन क्षमता देखना है। ऐसा पाया गया है कि अगर दूध उत्पादन 5 किलो तक है किसान की गाय का और उसके पास पर्याप्त मात्रा में अच्छा चारा है तो उसमें उसको अलग से दाना देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें लागत काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि दाना अभी बाज़ार में उसका रेट काफ़ी अधिक है। तो इसमें वो लोग चारा में मकई का चारा या चरी जो होता है, ज्वार जिसे हम लोग कहते हैं, ये अच्छे चारे हैं हरे चारे के रूप में। और जो खरीफ मौसम में, इस मौसम में, बरसाती मौसम में इसको किसान अपने ऊपरी ज़मीन में उगा भी सकते हैं। और उसके साथ प्रोटीन के सोर्स के लिए आप दलहनी चारा जैसे कि लोबिया वगैरह उगा सकते हैं। और इसके साथ जो सूखा हम जैसे पुआल का कुट्टी या गेहूं का भूसा हम लोग देते हैं, उसको अच्छे तरीके से उसका व्यवहार करें और उसके खाद्य को पूरक बनाएं। ठीक है। और अगर हम दाना जब 5 किलो से ऊपर की जब हम बात करेंगे एक गौ पशु के लिए, तो उसको प्रत्येक 3 किलो दूध उत्पादन में उसको 1 किलो दाना मिश्रण देने की आवश्यकता होती है। और वही गाय जब 10 किलो से ऊपर दूध देने की क्षमता वाली हो तो प्रत्येक 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना मिश्रण देने की आवश्यकता पड़ती है। धान के खेतों में या ऐसे खेत जो पड़ती हैं जिसमें खरीफ में उन्होंने कोई फसल नहीं लिया और उनको थोड़ी सिंचाई की अगर सुविधा है, किसान उसमें बरसिम, लूसर्न, ये 2 चारे रबी मौसम में लगा सकते हैं। और इसकी उत्पादकता काफ़ी अधिक है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। ये दलहनी चारे हैं। और उसके साथ मकई कर सकते हैं, क्योंकि मकई सालों भर वो ले सकते हैं। और जैसे आप ग्वार चरी वगैरह भी वो कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे उनको जो अपने मवेशियों को खिलाने में खर्च लागत कम पड़ेगा और दूध की उत्पादकता अधिक होगी। मैं जैसे आपको बता रहा था कि जो दाना मिश्रण वो करेंगे उसमें किसान कभी कभी वो समझ नहीं पाते हैं कि किसको किस अनुपात में दिया जाए। तो मैं एक सरल तरीके से उनको बताना चाहूँगा कि जो दाना मिश्रण वो देंगे उसको 3 भाग में वो बांट ले। एक हो गया दाना, जिसमें कि मकई, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, उनके पास जो उपलब्ध हो स्थानीय सस्ते दाम में वो खरीद लें। उसकी 32 से 33% दाना रखें। उसके बाद उसके उपोत्पाद जो कि सस्ते में बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे चोकर, राइस ब्रान या चुन्नी और दलहनी चुन्नी, चना चुन्नी, अरहर चुन्नी, मूंग चुन्नी,
उसके 30 से 33% उसको मिला लें, और जो खल्ली है जिसको कि हम लोग प्रोटीन के सोर्स के लिए लेते हैं उसको भी वो 32 से 33% उसको मिला लें। तो ये सब मिला के उनके जो दाना मिश्रण तैयार होंगे वो 100 किलो की करीब 97 किलो तक ये तीनों चीज़ मिला लें। 2 किलो उसमें खनिज लवण मिश्रण जिसको हम बाज़ार से वो लोग मिनरल मिक्सर उसमें मिला लें, और 1 किलो नमक। ये पूरे से वो एक दाना मिश्रण तैयार कर सकते हैं और अपने मवेशियों के उत्पादन क्षमता के हिसाब से प्रति 3 किलो दूध 1 किलो दाना मिश्रण का व्यवहार करें। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया जो हमारे किसान भाई गाय या भैंस पालन करते हैं उनके लिए। अब जो किसान हमारे सूकर पालन करते हैं उनके लिए किस प्रकार का चारा प्रबंधन होना चाहिए? जी, झारखंड में सूकर पालक किसान काफ़ी हैं और उनका तादाद भी बढ़ रहा है। वो उन्नत नस्ल के सूकर पालन कर रहे हैं, लेकिन सूकर उन्नत नस्ल के पालन में सबसे मुख्य और जो सबसे खर्चीला है वो उसका आहार है, चारा है। और सूकर के चारे में गौ पशु के से थोड़ा भिन्न हो जाता है, क्योंकि उसकी जो पाचन क्रिया है वो गाय से भिन्न है। उसमें मुख्य अवयव या मुख्य जो इंग्रेडिएंट होगा वो दाना होगा, क्योंकि उसको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी, और प्रोटीन, और उसके बाद जो खनिज लवण मिश्रण और नमक, ये सारे चीज़ों को मिला के हम उसके लिए भी दाना बनाएंगे। और सूकर में किसानों को यह ध्यान देना होगा कि उसको सस्ता से सस्ता दाना कैसे बना सके। तो वो अपने घर के जो वेस्ट हैं या अपने किचन वेस्ट हैं या आसपास में कोई बड़े होटल हैं या कोई हॉस्टल है, उसके वेस्टेज को अगर वो लोग मिलाएं सूकर का चारा बनाने में, और 50% हॉस्टल वेस्ट और 50% दाना मिश्रण को अगर मिलाते हैं तो उनका खर्च जो लागत है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और उनकी जो उत्पादकता है उसमें बढ़ोतरी होगी। उन्हें करना ये है कि जो दाना है उसको 60 से 64% उनको दाना में समाहित करना है, और उनको प्रोटीन के सोर्स के लिए आप कोई भी खल्ली जैसे बादाम खल्ली, तिल खल्ली या सोयाबीन की खल्ली काफ़ी अच्छा उस पर प्रोटीन का सोर्स होगा। और आप गेहूं का चोकर सस्ते करने के लिए गेहूं का चोकर वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और खनिज लवण मिश्रण काफ़ी ज़रूरी है, कम मात्रा में उनको लेकिन आवश्यक है। इसको करके एक पूरक आहार सूकर के लिए तैयार कर सकते हैं, और उससे उनको अधिक से अधिक फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। ये जानकारी थी सूकर और गाय की चारा प्रबंधन के बारे में। बिल्कुल। और कुछ और जानकारियां हैं हमारे पास, और वो जानकारी रुकिए कारू दादा का इंतजार तो कर लीजिए। भाई वही हम कह रहे थे किसान भाइयों से कि भाई वो जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन कारू दादा से पहले मिल लेते हैं। बिल्कुल, आप तो देख ही रहे हैं आज कारू दादा यहाँ आए नहीं है, तो हमें ही चलना पड़ेगा उनके पास। तो आप चलना चाहेंगे हमारे साथ? चले। इधर ही आ रहे हैं हमारे कारू दादा। जोहार 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 दादा, जोहार जोहार। कहाँ से आ रहे हैं? बस अपना खेत को देख के आ रहे थे। इस बार तो जान रहे कि पानी कम हुआ। हाँ, तो पानी कम हुआ है तो धान भी थोड़ा कम हुआ। हम सोच रहे हैं कि इस बार जब हम लोग रबी लगाएंगे तो चना लगाएंगे। तो अब ये सोचे कि आप तो आएंगे मेरे पास, तो हम ये जान लें कि रबी के जब हम चना लगाएंगे तो कौन सा प्रभेद होगा, कौन सा तरीके होंगे, कैसे उसको लगाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत हमारा खेती हो। तो बस आज यही बताइए आप। पर जानकारी दिलवा दीजिए हमारे। बिल्कुल, और हमारे किसान भाई भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई अभी तो खरीफ का मौसम है और जो लगाना था वो लग चुका है, और उस फसल की कुछ दिनों के बाद कटाई भी होगी। तो खरीफ का मौसम अब जाने ही वाला है और रबी का मौसम आने वाला है। और रबी के मौसम में हम लोग चना लगाते हैं, तो चना की तैयारी भी करनी होती है कि किस तरह से हम उसकी खेत की तैयारी करें, कौन से प्रभेद का हम चुनाव करें, किस तरह से कब उसको लगाएं, कैसे लगाएं, मिट्टी में क्या डालें, कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करें, ये तमाम बातों के सारे सवालों का जवाब हम अपने विशेषज्ञों के द्वारा दिलवा देते हैं। इतना विचलित क्यों हो रहे हैं आप? मैं कोई विचलित नहीं हो रहा हूँ, किसान भाई आप भी विचलित नहीं हो, क्योंकि हमारे विशेषज्ञ आपसे मिल रहे हैं और आपको जानकारी देंगे चना की वैज्ञानिक खेती के बारे में। आइए लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों, मैं जानकारी देना चाहूँगा कि पिछले वर्ष लगभग 32,000 हेक्टेयर में चना की खेती की गई थी, और चना की खेती से हम लोगों को बहुत लाभ है। खास करके उसमें कार्बोहाइड्रेट 40 से 60% है, प्रोटीन 22 से 24%, 4.5 से 5.5% वसा, 0.2% 2.2% कैल्शियम,
0.3% फॉस्फोरस, 0.1% लौह एवं 300 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और दलहन फसलों में यह एक महत्वपूर्ण फसल है, इसलिए हम लोग इसकी खेती करते हैं। और ये शरदकालीन यानी आने वाले रबी मौसम में लगाए जाने वाली फसलें हैं। चूँकि दलहन फसल के नाते चना की जड़ों में गांठ छोटी छोटी होती है, जिसमें जीवाणु एकत्र रहते हैं, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन से लेकर उसका स्थिरीकरण करके भूमि को उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं और खुद वो अपना भोजन लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि चना की खेती के लिए हमारे किसान भाई खेत का चुनाव कैसे करें, खेत की तैयारी कैसे करें, और मतलब उत्तम जो किस्म है कौन कौन सा किस्म है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ ले सके, इसकी जानकारी दें। जी हाँ, किसान भाइयों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि दलहन फसल, कोई भी दलहन फसल हो, उसकी जड़ में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जहाँ भी हम खेती कर रहे हैं उसमें जल जमाव नहीं हो। दूसरा चीज़ कि अगर दलहन फसल लगाना हो, जैसे चना की बात कर रहे हैं, तो उसमें सर्वप्रथम उन्नत किस्म की बात करनी चाहिए। उन्नत किस्म में चूँकि बीज एवं आकार और रंग के आधार पर चना को 2 भाग में बांटा गया है, एक देसी चना की किस्में और एक काबुली चना की किस्में। देसी चना की किस्मों में KPG 59, पूसा 372, पूसा 256 और पंत जी 114 उन्नत किस्में हैं, जो कि 125 से 130 दिनों में तैयार हो जाती है और उसका औसत उत्पादन 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जहाँ तक काबुली चने की बात है, काबुली किस्मों में काक 2, जो कि बहुत कम समय में यानी 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है और उसका औसत उत्पादन 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। एक अन्य किस्म काबुली का है HK 94-134, जो 130 से 135 दिनों में तैयार हो जाती है और उसका औसत उत्पादन 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अब हम लोग आते हैं इस बात पे कि इसका बीज दर क्या होगा। देसी चना 70 किलो प्रति हेक्टेयर और काबुली चना 85 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें। बुआई हल के पीछे करें और पंक्ति में करें, जिसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर रखें और उसकी गहराई अधिक से अधिक 5 सेंटीमीटर हो। जहाँ तक रासायनिक उर्वरक की बात है, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा साधारण भाषा में कि 25-50-25-20 जो है, ये नाइट्रोजन 50-25 के रेशियो में, 50 जो है DAP यानी फॉस्फोरस और 25 जो फिर है वो स्फूर की मात्रा है और फिर 20 जो अनुपात दिया गया है वो गंधक के लिए है। वो प्रति हेक्टेयर की दर से लगावें। जहाँ तक सवाल है उसका पौधा सिंचाई करने की, तो सिंचाई जो है ये 2 हल्की सिंचाई में अच्छी उपज मिलती है। पहली सिंचाई फूल आने से पहले और दूसरी सिंचाई फली बनने से के समय में दें, जिससे उपज में काफ़ी वृद्धि होती है। डॉक्टर साहब, चना की खेती में खास कर तक देखा गया है कि पहले लोग मना करते थे उसका साग खोटने के लिए, जबकि आज ये बात नहीं होती है। ये क्यों ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खुटाई करनी चाहिए साग के तौर पर? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा देखा गया है कि किसान भाई चना की खेती लगाने के बाद ऊपर से उसकी जो डंठी का तोड़ाई नहीं करते हैं, वो बहुत ही उपज में कमी हो जाती है। अगर आप ऊपर से उसकी डंठी की तोड़ाई यानी खुटाई करते हैं तो उसमें उसका ब्रांचिंग होता है, शाखाएं फैलती है, जिसका नतीजा हमें अधिक फल उसमें लगेगा और उपज में वृद्धि होगी। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हमारे किसान भाइयों को बता दें कि चना की खेती में वो कौन कौन सी बारीक बातें हैं जिससे हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा चना का उत्पादन ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं।
बहुत ही अहम प्रश्न है किसान भाइयों। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि चना की खेती की बुआई से पहले बीज शोधन एवं बीज उपचार अवश्य करें। बीज शोधन क्यों करते हैं? क्योंकि बीज जनित एवं मृदा जनित रोग जो होता है उसकी रोकथाम बचाव के लिए बीज शोधन करते हैं। बीज शोधन के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज की दर से बीज को शोधित करना चाहिए। और दीमक से बचाव के लिए 6 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस तरल का 50 मिलीलीटर पानी में शोधित कर उपचार करना चाहिए। जहाँ तक बीज उपचार का प्रश्न है, बीज उपचार के लिए राइजोबियम कल्चर या जहाँ भूमि में फास्फोरस की कमी है वहाँ पीएसबी यानी फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग करना चाहिए और उसका उचित उपचारित करने के बाद ही बुआई करनी चाहिए। प्रायः ऐसा देखा गया है कि कीटनाशी, फफूंदनाशी, राइजोबियम, पीएसबी इस सब का जो किसान अनभिज्ञ हैं इसके व्यवहार से वो एक साथ मिलाकर उसका उपचार कर देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं उस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सर्वप्रथम फफूंदनाशी, उसके बाद कीटनाशी, तत्पश्चात राइजोबियम और अंत में पीएसबी यानी फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया कल्चर का प्रयोग करते हैं, जिससे उनको उपज में 15 से 20% तक की वृद्धि मिलती है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी चना की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। बिल्कुल बिल्कुल। तो झुमकी बहन, अब क्या इरादा है भाई? जानकारी तो इरादा तो बहुत नेक है। एक छोटा सा जानकारी और देना है हमारे किसान भाई बहनों को। वो जानकारी है IMD पुणे से। तो चलिए किसान भाइयों, ये छोटी किंतु महत्वपूर्ण जानकारी है और आपके लिए है। लेते हैं ये जानकारी। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आज बादल रहेंगे, करीब 3 मिलीलीटर बारिश भी हो सकती है। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। ऊपरी जमीन में बोई गई मूंग, उड़द, मकई, मूंगफली, धान, मड़ुआ जैसी फसलें पक रही हैं या पक कर तैयार हैं। इसकी कटाई साफ मौसम को देखते हुए करें। जो किसान सरसों की खेती करना चाहते हैं वो खेतों की तैयारी करके बुआई शुरू कर दें। जाड़े में फूल गोभी, बंधा गोभी, मिर्च, टमाटर फसल लगाने से पहले बेवस्टीन दवा से उपचारित कर लें। चलिए, ये काम भी हमारा पूरा हुआ, लेकिन एक काम बाकी है किसान भाई। आपका काम तो खत्म नहीं होता है। बिल्कुल नहीं खत्म होता है। जब तक हमारा पता हमारे किसान भाई बहन लिख ना ले तब तक हमारा काम कैसे खत्म होगा? पते वाली बात पते की कही आपने। बिल्कुल सही कहा। तो कागज और कलम उठाइए और फटाफट हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातुरो रांची, पिन संख्या 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।